नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की प्रीवियस क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार जो हमारे हैं या मौलिक अधिकार जो हैं, वो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं। और दोस्तों, ये मौलिक अधिकार जो हैं, इनकी अगर संख्या की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हमने आपको बताया था कि 6 हैं, इनकी संख्या 6 है। और दोस्तों, इन्हें जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और ये दोस्तों भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिसमें दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार जो है वो दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। और दोस्तों उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23 और 24 में वर्णित है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। और संस्कृत एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार जो हैं वो हमारे अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। और उनमें से दोस्तों अगर बात करें तो समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत तरीके से जानकारी की थी। उसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। इसमें हमने आपको बताया था कि 6 तरीकों की स्वतंत्रता जो है वो वर्णित है। इस पर भी हमने विस्तृत तरीके से चर्चा की थी। तो आज दोस्तों मौलिक अधिकार, उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस क्लास जो थी उसमें भी हमने आपको ये भी बताया था कि निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानूनों पर भी हमने चर्चा की थी, जिनमें दोस्तों मीसा, एनएसए और टाडा पोटो ये सभी थे। तो दोस्तों उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी क्लास जो है उसमें मौलिक अधिकारों को, उसके आगे के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो ये हमारे संविधान का ये मौलिक अधिकार में आता है। और ये दोस्तों मौलिक अधिकार हमने बताया कि संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। उनमें दोस्तों ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 में वर्णित है। दोस्तों ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो दोस्तों आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना। और वीडियो को दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 23 की, अगर हम बात करें अनुच्छेद 23 की, तो इसमें दोस्तों दिया हुआ है अनुच्छेद 23 में कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दोस्तों अनुच्छेद 23 में वर्णित है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा खरीद या बिक्री, बेगारी, इन सभी से दोस्तों ज़बरदस्ती लिया हुआ जो श्रम निषिद्ध ठहराया गया हो, धन होता है, उसके बारे में किया गया दोस्तों ये बताया गया है इस अनुच्छेद 23 में। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के बारे में इसमें प्रतिषेध किया गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 24 का कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। इसमें दोस्तों कहा गया है कि 14 वर्ष से कम, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों में दोस्तों नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कितने वर्ष से कम बालकों को? तो 14 वर्ष से। तो दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और कौन से बालकों का? जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद 24। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारी अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार में वर्णित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मनाने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी दोस्तों अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मनाने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये अनुच्छेद 25 में
कहा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 दोस्तों कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसका पोषण करने की या सम्मत संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व या प्रशासन का अधिकार दिया गया है, या प्रसार का अधिकार दोस्तों दिया गया है अनुच्छेद 26 में। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 27 पर चलते हैं। अनुच्छेद 27 में दोस्तों कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो दोस्तों राज्य जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 28। दोस्तों अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 कहता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित हैं। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसकी बात करता है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है। यानी दोस्तों कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो अपनी भाषा या लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रख सकता है। और दोस्तों जाति, धर्म या संस्कृत के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को नहीं रोका जाएगा, इसमें यह कहा गया है। तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है इसमें, कि कोई भी अल्पसंख्यक है तो उसके अपनी भाषा, लिपि और इन सभी का संरक्षण और किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने की दोस्तों उससे रोका नहीं जाएगा, ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद 29 में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार ये दिया गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। उसके बाद दोस्तों ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही रिट जारी करता है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों के द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों इसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कराने के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद दोस्तों इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों इस संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 तरह की रिट निकाल सकता है। और दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और दोस्तों रिट पूछता है ये कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में भी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटें जारी करता है वो कौन सी हैं। तो पहली है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध लेख, चौथी उत्प्रेषण और दोस्तों 5वीं है अधिकार प्रेक्षा लेख। अधिकार प्रेक्षा लेख दोस्तों अगर हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में दोस्तों कहा गया है कि यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। तो दोस्तों ये बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति के रूप में ये रिट जारी की जाती है जिसे ये लगता है कि ये अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके द्वारा दोस्तों जो न्यायालय है वो बंदीकरण का आदेश बंदीकरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध आदेश देता है। तो दोस्तों इसके बारे में इसमें ये वर्णन दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो हमारी ये परमादेश है,
इसमें दोस्तों कहा गया है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य से, जो पदाधिकारी होता है वो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है परम आदेश। परमादेश का दोस्तों यह है कि कोई भी पदाधिकारी जो है वो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसे दोस्तों कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, इसमें ये परमादेश है। उसके बाद दोस्तों प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख दोस्तों ये है कि सर्वोच्च न्यायालय आज्ञा पत्र द्वारा निम्न या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करता है, और दोस्तों ये आदेश दिया जाता है कि मामले अपने यही मतलब जो कार्रवाई ये मामले हैं उन्हें उनको दोस्तों कोई भी मामला अधिकार क्षेत्र के बाहर का है उसे ना करें, मतलब ना उसको ना लिया जाए, तो इसके बारे में किया गया है। और उत्प्रेषण दोस्तों ये कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इनको निर्देश इसके मामले में उत्प्रेषण में दिया जाता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं दोस्तों कि इनके पास जितने भी लंबित मुकदमे हैं, जो लंबित मुकदमे हैं उनके न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए, इसमें यह उत्प्रेषण में यह कहा गया है। और अधिकार प्रेक्षालेख दोस्तों, अधिकार प्रेक्षालेख में ये दोस्तों कहा गया है कि ऐसे पदाधिकारी जो कार्य करने लगता है जिसके रूप में दोस्तों कार्य करते हैं उसका वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, ऐसे अधिकारी जिनका ये अधिकार नहीं है उसके बाद भी वो कार्य करते हैं, तो उसमें दोस्तों जो न्यायालय है वो अधिकार प्रेक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक या इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है तो दोस्तों वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये दोस्तों अधिकार प्रेक्षालेख है। तो हमने आपको जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिटें जारी करता है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन। दोस्तों मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हुए हैं इस पर हमने आप प्रीवियस क्लास में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। इसमें दोस्तों सबसे पहला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का 1967 में ये वाद आया था। इस निर्णय से दोस्तों पूर्व दिए गए जितने भी निर्णय थे यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया इसमें कि किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी कि दोस्तों मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों वाद आया 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम दोस्तों भारत संघ, ये बात इसके दोस्तों निर्णय में द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं इनकी रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस अधिकार पर दोस्तों किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन न्यायालय कर सकता है दोस्तों। और इसमें कहा गया है दोस्तों कि इसके द्वारा 42वें संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये मिनर्वा मिल्स, और इसके पहले हमने आपको बताया था कि दोस्तों जो बेरूवाड़ी वाद आया था, और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती बनाम वाद। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम वाद ये मूल ढांचा से संबंधित था। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद से इनके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।